कंजक्शन, ठीक ना। कंजक्शन यानी होता है संयोजक शब्द। क्या कहते हैं इसको? संयोजक शब्द यानी जोड़ने वाला शब्द, यही ना होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जंक्शन जो होता है, जंक्शन होता है ना, जंक्शन जहां दो स्टेशन दो रेलगाड़ियां आकर एक जगह मिलती हैं, उसी को जंक्शन कहते हैं। और कौन का मतलब होता है दो ओर से, इसीलिए इसको दो भाग में बांट कर देख लो, क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शन यानी ऐसा जंक्शन, ऐसा प्लेटफॉर्म, स्टेशन जहां दोनों ओर से गाड़ियां आके रुकती हैं, उसी को जंक्शन कहते हैं। तो अब यहाँ कंजक्शन क्या करता है? तो कंजक्शन जो है वो दो फ्रेजेज को, एक फ्रेज फिर कंजक्शन फिर एक फ्रेज, या दो सेंटेंसेस को, अब सेंटेंसेस क्या कहेंगे इसको? क्लाज कर लो इसको, दो क्लाज को, क्लाज पर प्लस कंजक्शन प्लस क्लाज, या ये दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, वर्ड प्लस कंजक्शन प्लस वर्ड। इसका मतलब हो गया कि ये जो कंजक्शन की प्लेस है वो क्या कर रहा है? दोनों को आपस में जोड़ रहा है, यही ना है। दो को आपस में जोड़ने वाला जो शब्द है उसी को कंजक्शन, यही है जंक्शन। ऐसे ही ना होता है प्लेटफॉर्म, ट्रेन आई इधर से, एक ट्रेन आई इधर से और यहाँ रुकती है, तो यहाँ जो भी है वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो यही है। ये जो कंजक्शन है ये वाक्य में रोल जंक्शन का ही करता है, यानी वो जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। यानी इसकी परिभाषा ये समझे तो दो शब्दों, दो फ्रेजेस या दो क्लाजेस को जोड़ने वाला शब्द ही कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। फील्ड ने कहा कंजक्शंस आर वर्ड्स फंक्शनिंग एज कनेक्टिव्स ऑफ क्लाजेस, फ्रेजेस आर वर्ड्स, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स भी कहते हैं, यानी इसीलिए कंजक्शन को एक दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? कनेक्टिंग वर्ड, यस, कनेक्टिंग वर्ड के नाम से जानते हैं, यानी जोड़ने वाला शब्द, इसीलिए इसको संयोजक शब्द कहते हैं। समझ में आ रही ना? अब देखिए हम ये देखते हैं कि कंजक्शन होते कितने प्रकार के हैं। ये मिटा दूं इधर का। कंजक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार, काइंड ऑफ कंजक्शंस, ठीक है। काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, ठीक है। कंजक्शन के प्रकार क्या हुआ? हाँ यार नहीं कवर करता है। कंजक्शन के प्रकार, कंजक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कंजक्शन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक। अब देखो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या? दो क्लाज आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाला जो क्लाज है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाज। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनने वाले क्लाज को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाज। सबऑर्डिनेट क्लाज, यही ना? देखिए, कोऑर्डिनेट क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक है। तो अब ये क्या है
कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है या जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इनके साथ एक और क्लॉज जोड़ते हैं जिनको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये जानते हो, ये जब प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलते हैं तो ये बनाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या बनाता है? अब यहीं पर देखो सेंटेंस भी क्लियर कर रहा हूं। ये बन गया है आपका क्या? कंपाउंड सेंटेंस। दोहरा लो यहीं पर, कंपाउंड सेंटेंस किससे बन गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ेगा, तब वो एक नया सेंटेंस बनाएगा जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ता है तो बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी ये जो दो कंजक्शन आप देख रहे हैं, ये दो मुख्य सेंटेंस बनाने वाले पार्ट हैं। अब यहां कंजक्शन का रोल देखो कि ये कंजक्शन क्या कर रहा है। तो कंजक्शन शब्दों को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को भी जोड़ता है और क्लॉजेस को भी जोड़ता है। तो जब ये क्लॉजेस की बात होती है तो सेंटेंस आपको दिमाग में रखना होगा। सेंटेंस कितने होते हैं? 3, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में तो कंजक्शन नहीं आता, वो सीधे उसमें जो है रूल्स अप्लाई किए जाते हैं या वर्ब का स्वरूप बदला जाता है। कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है? जब एक क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाएगा और कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगा तो वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना देगा। और ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसी सेंटेंस के साथ जुड़ता है तो वो बना देता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं तो बना देता है कॉम्प्लेक्स, एक नया सेंटेंस तैयार होता है। यानी ये जो कंजक्शन दोनों हैं, ये दो नए वाक्यों का निर्माण भी करते हैं। अब इसको डिटेल में देखें कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन कौन से हैं, जिनको हम जोड़ेंगे तो वो बना देगा कंपाउंड सेंटेंस या कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये देखना है अब, ठीक है। तो इसमें अब देखेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने वाले जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बताइए कितने होते हैं? 4 जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिनको हम जोड़ बताने वाले कंजक्शन कहते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, क्यूमुलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ, डॉट डॉट, एंड इत्यादि। बात समझ आ रही ना? यानी जिसमें जोड़ बताया जा रहा हो। अभी देखो, अभी इसमें सिंटैक्स के रूल में चलेंगे तो और डिटेल होगा। अभी हम इसकी केवल क्या कर रहे हैं, हाँ, इसको डिफाइन किया जा रहा है या इससे हम परिचित हो रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन में आपको बात समझ में आ गई, हम लिख नहीं रहे हैं, ये आपको दिमाग में रिवीजन कर लेना है कि एंड, एज वेल एज, बोथ, नॉट, बोथ डॉट डॉट एंड, और नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहलाते हैं। जब दो कंजक्शन एक साथ मिलकर कोई जोड़ का काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन। दूसरे नंबर पर आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प बताने वाले, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, ठीक है। अल्टरनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? विकल्प बताने वाले कंजक्शन। आइदर डॉट डॉट आर, नाइदर डॉट डॉट नार, और नार, अदरवाइज, इल्स। ये अब आपको ये जुबान पर रहना चाहिए, इतनी बार पढ़ चुके हैं भाई। सिंथेसिस पढ़ा तब भी, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो भी, फिर सिंटैक्स में भी अभी आए हैं, फिर पढ़ रहे हैं, और उसके बाद कितनी बार रिवीजन हुआ। अब ये बात एकदम, ये फाइनल टच है। ये जो पढ़ रहे हैं अब इसके बाद अब पढ़ने को तो ये नहीं, उसे भी एग्जाम आ गया खोपड़े पे, तो अब ये फाइनल टच है। इसलिए इसको रिवीजन करके दिमाग में बैठा लो कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव और ये अल्टरनेटिव कंजक्शन, विकल्प बताने वाले। थर्ड नंबर पर क्या है? एडवर्सेटिव, विरोध बताने वाले। यस, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव यानी
विरोध बताने वाले कौन कौन से कंजक्शन होते हैं? हाँ यस, एडवर्सेटिव कंजक्शन होते हैं बट, येट, स्टिल, व्हाइल ना, नेवरथलेस, नॉनदलेस, ये सब वर्ड्स क्या हैं? ये विरोध बताने के लिए, यानी जो है एक वाक्य का, एक क्रिया का दूसरी क्रिया यदि विरोध बताती है तो ये एडवर्सेटिव कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं, है ना दिमाग में। नंबर 4 आता है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव यानी होता है परिणाम बताने वाले, इलेटिव कंजक्शंस यानी परिणाम बताने वाले कौन कौन होते हैं? सो, देयर, फार, हेंस, ठीक है, और फार भी आता है, FOR, फार माने क्योंकि। कंपाउंड सेंटेंस में फार का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है जिसका अर्थ होता है क्योंकि, और बिकॉज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है जिसका अर्थ होता है क्योंकि। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी फार लगाया तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, बिकॉज लगाया तो, और अर्थ सेम, मीनिंग दोनों का सेम होगा, अंतर केवल कंजक्शन का। फार लगाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस का हो जाएगा वो कौन सा? इलेटिव कंजक्शन, और बिकॉज लगाएंगे तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। बात समझ में आ रही ना, ये थोड़ा अंतर है। तो ये हो गया इलेटिव कंजक्शन, यानी ये 4 तरह के कंजक्शंस जो लगते हैं उनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्लियर हो गए? अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद देखिए, इसको मिटा दूं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो अब यहां पर थोड़ा सा बात बढ़ेगी। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनते हैं ये 3 तरह के क्लॉज बनाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करते हैं? 3 तरह के क्लॉज बनाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 3 क्लॉज कौन कौन? हाँ यस, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, दूसरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरे नंबर पर हो गया एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब देखो यहां बात बढ़ेगी क्योंकि अभी कंजक्शन की बात नहीं किया मैंने, अभी मैंने बात कर दी किसकी कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो जो क्लॉज बनाते हैं वो 3 तरह के बनाते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इसका मतलब कि नाउन क्लॉज बनाने वाले कंजक्शंस अलग होंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शंस अलग होंगे, और एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन अलग होंगे। अब नाउन क्लॉज बनाने वाले कंजक्शन कौन कौन से हैं ये समझना है। तो नाउन क्लॉज जो बनाने वाले कंजक्शन है उसमें आएगा दैट, इफ या वेदर, ठीक, उसके बाद पकड़ लो हु, हुम। हाँ, याद करने के लिए एक वो जो है सीक्वेंस बना लो। तो हु हो गया सब्जेक्ट, हुम हो गया उसका ऑब्जेक्ट, और हुज, हु से बनने वाला एक पॉसेसिव है हुज। और बताइए, तो वीच ले लिया, चलो वीच के बाद अभी उधर मत जाओ, अभी ले लो वाई, वाई, वेयर, वेन, हाउ, नहीं एक्सेट्रा कैसे कर दें, याद रहना चाहिए कि वेयर, वेन, हाउ। ठीक है, उसके बाद क्या आया? हाउ मेनी, हाउ मच। चलिए, और बस नहीं, सही तो है। दैट, इफ या वेदर, ठीक है, हु, हुम, हुज, विच, वाई, वेयर, वेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकलता है हिंदी में भी समझो। ये सब ककारवाचक कंजक्शन है, इनसे जब भी ध्वनि निकलेगी तो की जरूर जुड़ा रहेगा। दैट यानी कि, इफ यानी कि क्या, वेदर यानी कि क्या, हु यानी कि कौन, हुम यानी कि किसको, हुज यानी कि किसका, किसकी, किसके, विच यानी कि कौन सा, कौन सी, कौन से, वाई यानी कि क्यों, वेयर यानी कि कहां, वेन यानी कि कब, हाउ यानी कि कैसे,
हाउ मेनी माने कि कितना, कितनी, कितने। हो गया। चलिए एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास को देखेंगे तो ये जकारवाचक, हिंदी में इसको कहते ही हैं। इसमें भी जो है लगभग कंजक्शन इसमें से ही मैच करेंगे, लेकिन इनको कैसे हम दिमाग में रखें कौन से जकारवाचक कंजक्शन है। तो पहले जो वाले शब्द देख लो, जो वाले जो शब्द होंगे वो होंगे दैट, दैट यानी जो, हु यानी जो, हु हो गया, और एज, एज यानी जो, विच यानी जो। पहले इन चारों को याद रखो कि ये चारों क्या बताते हैं, एडजेक्टिव क्लास बताते हैं, इनके यूजेज ही बताया गया है। अब देखो यही कंजक्शन जिनको यहाँ कंजक्शन में पढ़ रहे हो, इनको प्रोनाउन में भी पढ़ा था, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन में इनका प्रयोग था कि नहीं था। तो ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, और वही रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कंजक्शन है, तो यहाँ कंजक्शन के रूप में आ गए, यानी अब ये कंजक्शन बन रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्लास में ये 4 कंजक्शन पहले याद कर लीजिए, उसके बाद फिर पकड़िए इनमें, तो यही से पकड़ो। अच्छा हु तो हो ही गया, हाँ हुम ले लो, हुज ले लो, ठीक है। और कौन आया इसमें, वेयर और वेन, वेयर और वेन। वाई और हुम नहीं आएगा इसमें, वाई और हाउ, ठीक है। तो ये आ गए आपके, और बचा है, बताओ कौन है। डैट, हु, एज, विच, हुम, हुज, वेयर, वेन। हाँ हाउ तो आ जाएगा इसमें, हाउ आएगा, हाउ यानी जिस तरह से, हाउ यानी जिस तरह। तो ये जकार वाचक कंजक्शन हो गए, हो गए। और एडवर्ब क्लास, अब आइए एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास जो है वो 9 तरह की कंजक्शन लेता है, इसी में ढेर सारे कंजक्शन आते हैं। ये मैं एक जगह लिख रहा हूं, ये आपका एक चार्ट होना चाहिए जिसमें सारे जो है कंजक्शन एक साथ हों। कंजक्शन का एक चार्ट बना लेना चाहिए, कंजक्शन का चार्ट हो जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का चार्ट एक जगह रहेगा, तो वो भूलेगा नहीं। हालांकि याद रहना चाहिए, अब तो इतनी बार हो चुका है कि अब ये याद हो गया। अब आपको ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक है। चार्ट बच्चों से इसलिए बनवाया जाता है ताकि वो उसका सार ट्रिक करते रहें और जल्दी से उनके दिमाग में ये आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में आएगा पहला टाइम बताने वाला, ठीक है। टाइम बताने वाले कंजक्शन बताइए। वेयर, ढेर सारे कंजक्शन टाइम में ही आते हैं। वेन, सॉरी वेन, एज, एज सून एज, नो सूनर, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। टिल, अनटिल, और सिंस, सिंस का भी प्रयोग होता है वहां समय बताने के लिए सिंस का प्रयोग, क्योंकि सिंस का प्रयोग चूंकि के अर्थ में कारण बताता है, लेकिन सिंस यहां समय भी बताता है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंजक्शन है टाइम बताने वाले। दूसरा क्या होगा, प्लेस बताने वाले। प्लेस यानी, हाँ प्लेस 2 होते हैं, वेयर और वेयर एवर, केवल 2 ही होते हैं, जहां और जहां कहीं, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, कंफ्यूजन ये होगी कि वेयर का प्रयोग जो होता है वो एडजेक्टिव क्लास में भी दिख रहा है, एडवर्ब क्लास में भी दिख रहा है, और यहां नाउन क्लास में भी वेयर है। शब्द एक ही है, यूज बदल जाएगा। वेयर जब नाउन क्लास होगा तो नाउन का कार्य करेगा, की कहां, और एडजेक्टिव क्लास होगा तो एंटीसीडेंट के साथ होगा, जिसका अर्थ जहां होगा। और जब ये एडवर्ब क्लास होगा तब वो एंटीसीडेंट को हटाकर उसी के प्लेस पर होगा, यही अंतर है। एडजेक्टिव क्लास में एंटीसीडेंट के तुरंत बाद रहेगा, और एडवर्ब क्लास में एंटीसीडेंट को हटाकर उसी की जगह पर रहेगा। एंटीसीडेंट नहीं रहता तब वो एडवर्ब क्लास होता है, एंटीसीडेंट है तो वो एडजेक्टिव क्लास है, और नाउन का कार्य कर रहा है तो नाउन क्लास है, और क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है तो क्वेश्चन वर्ड है,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी एक शब्द एक ही है, इसको 4 तरह से यूज किया जा सकता है। इसको उसमें हमने डिटेल करके दिया था एग्जाम्पल, प्रोनाउन वाले उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, हाँ व्हेन का दिए थे, उसी तरह से वेयर भी है। ठीक है, तो ये हो गया टाइम, दूसरा हो गया प्लेस, तीसरा क्या होगा? हाँ पी से जोड़ लो तो टाइम प्लेस पर्पज। हाँ हाँ याद करके रखो उसको, टी पी स्क्वायर, हाँ हाँ C3 है, R2 है, P2 है और T1 है और M1 है, यही है ना? तो हो गया प्लेस और पर्पज। पर्पज यानी उद्देश्य बताना। उद्देश्य बताने वाले कंजक्शन बताओ, शो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट। शो दैट माने ताकि, इन ऑर्डर दैट माने भी ताकि, और लेस्ट माने कहीं ऐसा न हो कि, पॉइंट। चूंकि ये कंजक्शन जैसे ही आए आपके सामने तो समझ लेना चाहिए कि शो दैट और इन ऑर्डर दैट के बाद आने वाले क्लास में हमेशा मे या माइट का प्रयोग होता है। लेस्ट आ गया तो उसके बाद आने वाले क्लास में हमेशा शुड का प्रयोग होता है। ये इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? अभी सिंटेक्स का रूल हो गया, उसी में ऐड करते रहो, इसी समय कुछ बातें क्लियर होती रहे। पर्पज हो गया, ठीक है। उसके बाद हाँ रीजन और रिजल्ट को ले लो। 4 नंबर पर रीजन और 5वें नंबर पर रिजल्ट। अब यहां क्या है कि रीजन बताने वाले बताइए कंजक्शन कौन कौन से हैं? तो रीजन यानी कारण बताने वाले कंजक्शन बिकॉज, एज, सिंस, चूंकि, चूंकि के अर्थ में, ठीक है। तो ये जो है रिजल्ट नहीं, रीजन बताते हैं, सॉरी रीजन। और रिजल्ट बताने वाला कंजक्शन केवल एक ही है, ये है शो डॉट डॉट दैट। शो डॉट डॉट दैट। शो यानी इतना, दैट यानी कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। तो ये शो डॉट डॉट दैट जो है वो रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। लिखते चलना चाहिए जी, क्योंकि तुम लोग क्लास किए नहीं थे शुरू में, तो इसलिए इन सारी चीजों को कवर करते चलो। अभी सारा रूल दोहरा रहा है इसमें। तो अब ये हो गया रिजल्ट। 6वें नंबर पर आएगा इसका कंपैरिजन। हाँ कंपैरिजन, कंट्रास्ट और कंट्रास्ट और कंडीशन। 8वें नंबर पर कंडीशन। पहले सी को देख लेते हैं, सी वाले। अब देखो इसमें क्या है, ये कंपैरिजन बताने वाले। कंपैरिजन के लिए अब देखो तुम्हें कई चीजें मिलेंगी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में कंपैरिजन बताने के लिए एक पूरा वो है ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें कंजक्शन आते हैं कौन कौन? सो डॉट डॉट एज डॉट डॉट एज और देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में आता है ना। तो एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज और देन, ये क्या बनाते हैं? तो एज डॉट डॉट एज पॉजिटिव डिग्री बनाता है, देन का प्रयोग करने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। ये भी आपको पता है ना। अब देखो कंपैरिजन हो गया। उसके बाद कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी विरोध बताने वाले कंजक्शन। विरोध बताने वाले कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? आल्दो, दो, इवन इफ, नेवरथलेस। नहीं, यहाँ नेवरथलेस नहीं आएगा, नेवरथलेस तो उसमें रहता है कंपाउंड सेंटेंस में। अब समझो कंट्रास्ट में आल्दो, दो, येट का प्रयोग किया गया तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और यदि उसके स्थान पर येट, बट, येट, स्टिल का प्रयोग कर दिया गया तो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। वही कंट्रास्ट है जिसको हम वहां एडवर्सेटिव कंजक्शन कह रहे थे, यहां वो क्या है? कंट्रास्ट है। क्लियर? अब आ जाइए 8वें नंबर में कंडीशन। कंडीशन को तो बहुत डिटेल पढ़ाया है मैंने। हाँ इफ, वेदर नहीं आता। इफ या इफ और इन केस, वो इफ या वेदर केवल नाउन क्लास में रहता है, जिसका अर्थ की क्या। हाँ तो उसमें वेदर कहाँ था? उसमें इफ था, इन केस था, अनलेस था। नहीं, वो तो कंट्रास्ट में था। कंट्रास्ट में नॉट विथ स्टैंडिंग आता है, और कंडीशन में जो कई तरह से बनाया जाता है उसमें इफ को इन केस में या अनलेस में, प्रोवाइडिंग, सपोजिंग, ठीक है, इंट्रोगेटिव मोड, इंपरेटिव मोड, ये उसमें बताया गया था।
तो ये यहां पर जो बात हो रही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, वहां ध्यान दीजिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल इफ, अनलेस और इन केस, इफ और इन केस जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं और अनलेस नेगेटिव सेंटेंस में, यानी इफ प्लस नॉट इक्वल टू अनलेस होता है। क्लियर? अब एक ठो बचा मैनर, 9वें नंबर पर है मैनर। ठीक है, मैनर माने होता है तौर तरीका या ढंग। तौर तरीका ढंग मानो कार्य करने का तरीका। इसमें सेलेक्टेड जो है वो कंजक्शन है, जैसे एज फार एज, सो फार एज। एज केवल अकेले भी लगता है, एज यानी वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं, तो वहां एज का प्रयोग करेंगे। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। एज इफ, एज इफ यानी मानो। बात समझ आ रही है? एज इफ, ठीक है। या सो फार एज, जहां तक मेरा प्रश्न है, सो फार एज आई एम कंसर्न इन दिस मैटर, जहां तक इस मामले में मेरा संबंध है, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसको समर्थन नहीं करता हूं। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड इन दिस मैटर, ठीक है। तो वो क्या है? सो फार एज यानी जहां तक, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंजक्शन, यही है दोनों कंजक्शन। अभी देखो कितने इंपॉर्टेंट हैं, दो ही ठो, और इसमें दोनों में अलग अलग तरह के कंजक्शंस, लेकिन ये दो अलग अलग वाक्य बनाते हैं। और एक बात जानकर आप आश्चर्य होंगे कि दुनिया के सारे सेंटेंस केवल 3 ही प्रकार के होते हैं, 3 ही तरह के, या तो वो सिंपल होंगे, या कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड। सिंपल को तो आपने सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 नियम पढ़ा है, और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के ये 2 कंजक्शन काफी हैं। 2 कंजक्शन मिलकर के कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों को बना देते हैं। अब आप कंजक्शन क्लियर कर लीजिए, क्लास क्लियर हो गया, और क्लास क्लियर हो गया तो 2 सेंटेंस भी क्लियर हो गए। कौन कौन? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।